सभी को नमस्कार। ग्रेड फर्स्ट को लेकर जो हमारी मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है उसके चौथे टेस्ट के साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के जो 15 प्रश्न हैं पूरी आरपीएससी एग्जाम पैटर्न पे मैंने बनाए हैं। इनका आज सॉल्यूशन है। देखिएगा इन 15 प्रश्नों से और मिलान भी कीजिएगा कि आपकी जो तैयारी है वो क्या सही दिशा में चल रही है क्या। सब पूरा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बीच अंतर को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। तो दिमाग में आ जाना चाहिए वाइगोत्स्की जिन्होंने सामाजिक निर्मितवाद दिया, ठीक है, जो स्पेशली संज्ञानवाद का पार्ट है, निर्मितवाद का पार्ट है। और एरिक्सन ने दिया मनोसामाजिक सिद्धांत जिसमें व्यक्तित्व की उसने 8 अवस्थाएं बताई जिनको जीवन अवधि उपागम भी बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रियाओं पे ध्यान देते हैं, एरिक्सन जैविक परिपक्वता जोर देते हैं। गलत है, एरिक्सन जैविक परिपक्वता की बात नहीं करता, पियाजे बात करता है। तो एक पहला आंशिक सही, आधा गलत है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास पे केंद्रित है जबकि एरिक्सन व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान पे ध्यान देते हैं। एकदम सही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेवेंट थ्योरी है इसकी, ठीक है, और ये व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान की बात करता है कौन, एरिक्सन, अपनी 8 अवस्थाओं में। वाइगोत्स्की के विकास को जीवन काल के चरणों में विभाजित करते हैं। गलत है, ये एरिक्सन करते हैं, याद रखना, जबकि उल्टा कर रखा है। दोनों सिद्धांत विकास के सभी पहलुओं को समान रूप से संबोधित करते हैं, नहीं, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही है। आ जाएगा बी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 46 के बाद 47 नंबर। 5E अवधारणा के अनुसार कौन सा चरण शिक्षार्थियों में उनके द्वारा बनाए गए ज्ञान को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू करने और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ओके, विस्तार के लिए प्रोत्साहित करता है। तो 5E उदाहरणा किसने दी थी, रोजर बाइकी ने दी थी। बाद में इसमें 7E, 2E और जोड़ दिए गए थे। और 5E में पहला ई था इंगेज यानी संलग्न करना, ठीक है। दूसरा ई हो गया एक्सप्लोर करना, ठीक है। तीसरा है एलोब्रेट करना, विस्तार करना। चौथा है एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये 5 है टोटल। और पांचवा है इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना। इसमें जो चौथे नंबर पे आता है वैसे विस्तार करना। विस्तार करने का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आपने सीख रखी है उसकी गहराई तक जाते हो और गहराई तक जानने के बाद जो है उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो, इसको अपन बोलते हैं विस्तार, एक्सपेंड करना। तो यहां ज्ञान को वास्तविक जीवन की परिस्थिति में लागू करने और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने का जो प्रयास होता है वो किस में होता है, विस्तार में। इसमें व्यस्त रहना, एंगेज होना, इसमें जो है वो नई खोज करना। तो ये आजकल ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं। तो 5E मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन में। तो देखना, शिक्षा मनोविज्ञान पे एक प्रश्न आना है, तो कौन सा तत्व शामिल नहीं है। पहला, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना, ये इसका स्कोप है, हम अध्ययन करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ ही होता है शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करना। स्कूल भवन के भौतिक डिजाइन का अध्ययन करना, यह गलत है। भौतिक डिजाइन से कोई पक्ष नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विज्ञान है, याद रखना। शिक्षार्थियों की प्रेरणा और रुचि का विश्लेषण करना, ऐसे प्रश्नों में सिंपल सी बात समझनी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेवेंट जितनी चीजें हैं उन सब का अध्ययन होता है, बाकी का नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3 नंबर। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा की अवधारणाएं किशोरों की निम्नलिखित में से किस विशेषता को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ गए ये, और अभी नवंबर 24 वाले पेपर में भी दोनों प्रश्न पूछे गए। इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल, याद रखना, इंग्लिश में साथ में है वैसे। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब होता है, ये डेविड अल्काइंड ने अवधारणा दी थी। किसने दी थी, डेविड अल्काइंड ने ये अवधारणा दी थी। ये नहीं पूछेगा, यद्यपि फिर भी आप याद रखना किसकी अवधारणा है, डेविड अल्काइंड। काल्पनिक श्रोता का मतलब है बच्चे को ये लगता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं। मैं कोई प्रोग्राम में गया तो सब लोग देख रहे हैं, धीर सिंह सर ने कैसे टी शर्ट पहन रखी है तो मुझे लग रहा है कि सब मेरी टी शर्ट को ही देख रहे हैं। ये इमेजिनरी ऑडियंस है। और पर्सनल फेबल का मतलब होता है जब आदमी अपने आप को अद्वितीय, अलौकिक ऐसा समझने लग जाता है कि मैं पता नहीं कहां से आया हूं, मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। तो अद्वितीय और अलौकिक का जो भाव होता है इसको बोलते हैं पर्सनल फेबल। और इमेजिनरी ऑडियंस में बच्चे को लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे अवलोकित कर रहा है। तो कौन सा है, भावनात्मक स्थिरता और परिपक्व ने गलत। शव केंद्रित सोच और अतिशोक्तिपूर्ण आत्ममहत्व, एकदम सही है। सेल्फ सेंटर्ड सोच है कि सब लोग मुझे नोट कर रहे हैं जबकि कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो ये आत्म केंद्रित सोच हो गया, ईगो से आपका इमेजिनरी ऑडियंस। और अतिशोक्तिपूर्ण आत्ममहत्व मतलब मैं अद्वितीय हूं, मैं अलौकिक हूं, ये तो अतिशोक्तिपूर्ण हो गया। तो ऐसी भाषा चेंज आती है, आप एज इट इज देखना, तो इससे समझा करो कि यार इसका मतलब क्या है।
इसका तात्पर्य क्या है, इसमें क्या प्रश्न पुटअप कर सकता है आपसे? बाकी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखना, वाइगोस्की के सिद्धांत में, क्योंकि नवंबर 24 के पेपर में वाइगोस्की के बहुत प्रश्न आए, इसलिए मैंने वाइगोस्की पे 2-3 प्रश्न डाले हैं ताकि आपकी समझ बन जाए वाइगोस्की को लेकर। वाइगोस्की के सिद्धांत में स्केप फोल्डिंग एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक है, जिसको मचान या पाड़ भी कह सकते हैं। कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो स्केप फोल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है देखना, विद्यार्थियों को स्थायी रूप से सहायता प्रदान करना। पहला बिंदु गलत है, स्थायी सहायता नहीं होती इसमें। कौन सी सहायता होती है? अस्थायी होती है, याद रखना। तो ये गलत हो गया। विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार अस्थायी और अनुकूलित सहायता, बहुत अच्छा ऑप्शन। आपको जरूरत है, बच्चे को जब जरूरत होगी तो बच्चा इशारा करेगा कि मुझे जरूरत है, आप उसके पास जाओगे और उसको सांकेतिक रूप से सहायता दोगे, बेटा तुम इसको ऐसे कर लो, फिर धीरे धीरे उस सहायता से अपने आप को हटा लोगे, यानी बच्चा खुद अनुकूलन करे उस सहायता के अकॉर्डिंग। तो अस्थायी सहायता होती है, सांकेतिक सहायता होती है, इशारे देना, उदाहरण देना, संकेत देना, और इसमें कुछ समय बाद में टीचर हट जाता है या और धीरे धीरे हटता है, याद रखना, जिम्मेदारी का स्थानांतरण करता है। तो ये 3-4 विशेषताएं इसके फोल्डिंग की पूरी याद रखना, है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से सभी कार्य करने के लिए मजबूर करना, ये तो इसके फोल्डिंग का मतलब ही नहीं हुआ। लिखित निर्देशों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना तो अस्थायी होता है, अनुकूलित होता है, सांकेतिक सहायता होती है, इसको मचान या पाड़ बोलते हैं। इसमें धीरे धीरे सहायता प्रदान की जाती है, फिर जिम्मेदारी का स्थानांतरित कर दिया जाता है, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन। इसके फोल्डिंग पूरा समझ के जाना, वैसे मैंने बता दिया इसमें। फिर देखना अगला प्रश्न, मेयर और सेलोवी का इमोशनल इंटेलिजेंस पे लगभग एक प्रश्न आएगा। मेयर और सेलोवी के भावनात्मक बुद्धिमत्ता के योग्यता मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस मॉडल में शामिल नहीं है? जॉन मेयर, पीटर सेलोवी और डेनियल गोलमैन, तीनों पढ़ के जाना है। मेयर सेलोवी ने कौन सा मॉडल दिया था? एबिलिटी मॉडल। एबिलिटी मॉडल में कितने प्रतिमान बताए? 4 बताए। कब दिया था इन्होंने? 1990 में, जब स्वयंगात्मक बुद्धि की सबसे पहले अवधारणा प्रस्तुत की, व्हाट इज ईआई बुक के, तो उन्होंने ये अवधारणा दी थी और उसके अंतर्गत इन्होंने 4 योग्यताएं बताई थी। पहली है भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण करना, जानना, ठीक है, नेतृत्व कौशल नहीं बताया। भावनाओं का प्रबंधन करना, ये लास्ट नंबर 4 नंबर पे है। तीसरा है भावनाओं को समझना, और एक जो दूसरे नंबर पे थी भावनाओं का उपयोग करना। ये 4 विशेषताएं बताई थी, नेतृत्व कौशल इन्होंने नहीं बताया है। नेतृत्व कौशल डेनियल गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि में सामाजिक कौशल में शामिल माना जाता है। तो इसकी चारों योग्यताएं याद रखना। जो चौथी योग्यता थी वो क्या थी? भावनाओं का उपयोग करना चिंतन में। तो ये 4 योग्यताएं बताएं। तो आंसर गलत कौन सा हो गया? बी। कौन सा कारक बालक के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? नकारात्मक रूप से मेंटल हेल्थ को कौन सा प्रभावित करेगा? ऐसे प्रश्न को पहली बार भी देखोगे तो भी आंसर सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझ बनानी होती है। सहपाठियों के साथ पॉजिटिव सामाजिक संबंध, ये तो नेगेटिव प्रभावित ही नहीं करेगा। स्कूल में अत्यधिक शैक्षणिक दबाव और तनाव, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, डिसिप्लिन के नाम पे आपको रोका जा रहा है। नियमित मनोरंजक गतिविधियां पॉजिटिव है। माता पिता के साथ खुला संवाद पॉजिटिव है। तो ऐसे प्रश्न कभी रटने वाले नहीं होते हैं ना पढ़ने वाले होते हैं। और मेंटल हेल्थ तो ऐसा टॉपिक है जो आप हल्का सा सरसरी तौर पे पढ़ जाओगे ना, प्रश्न गलत नहीं होगा, हमेशा अप्लाइड प्रश्न आता है। तो ये बी गलत है। याद रखना। साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न है इसमें, कौन सा उदाहरण एडवर्ड थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? देखिएगा, एक बच्चा बार बार साइकिल चलाने का अभ्यास करता है, धीरे धीरे इसमें निपुण हो जाता है। ये तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया। एक चीज को बार बार करोगे, करत करत अभ्यास से मत हो सुजान। एक छात्र को गणित की समस्या हल करने पर शिक्षक से प्रशंसा मिलती है, जिसके कारण वह और अधिक समस्याएं हल करने के लिए प्रेरित होता है। वह बच्चा स्कूल जाने से पहले तैयार नहीं है, इसलिए उसे कक्षा में भाग लेने में कठिनाई होती है। ये तो लॉ ऑफ रेडीनेस होता है। एक शिक्षार्थी नियमित रूप से शब्दावली दोहराता है लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो इसका मतलब यहां भी प्रभाव का नियम नहीं। तो प्रभाव का नियम कहां है? गणित की समस्या हल करने में प्रशंसा। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? कोई भी क्रिया कार्य करते हैं, उसके बाद प्रशंसा या पुरस्कार मिलता है, तो उस क्रिया कार्य को अपन बार बार करते हैं और बार बार करते हैं तो करना सीख जाते हैं। तो परिणाम इंपॉर्टेंट है, प्रशंसा इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, दंड इसके अंतर्गत आता है। ये सब प्रभाव के नियम में आते हैं। तो हल्का सा समझ वाला प्रश्न था, आंसर क्या हो गया? बी। अब देखना मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं। आरटी अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरटी अधिनियम पढ़ के जाना, कम से कम 2 तो आएंगे, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए। आरटी अधिनियम ढंग से पढ़ के जाना। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से रिलेवेंट है? सभी निजी स्कूलों में 50% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित करनी गलत है। कितनी सीटें आरक्षित करते हैं? 25%, इसलिए गलत हो गया। धारा 12 में प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में 1 किलोमीटर के दायरे में
प्राथमिक शिक्षा सही नहीं लग रहा। बच्चे को बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता होगी, नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, याद रखना, नो डिटेंशन नीति के तहत। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में पूर्णकालिक रूप से लगाया जाएगा, नहीं, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में लगाया नहीं जाएगा। धारा 27 कहती है जनगणना, आपदा और चुनाव कार्य के अलावा लगा ही नहीं सकते। तो इसमें सही कौन सा है? एकमात्र यही सही है, 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल और 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल, धारा 6 के तहत यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आरटी 2009 ढंग से पढ़ लेना भाई, जो नए करेक्शन हुए हैं वो जरूर पढ़ के जाना। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा प्रावधान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया से रिलेवेंट है? बच्चों के लिए प्रवेश के लिए बच्चों अभिभावकों का साक्षात्कार लिया जाएगा, नहीं। धारा 13 तो स्पेशली इसको नो कैपिटेशन फीस, साक्षात्कार, स्क्रीनिंग प्रक्रिया का पूरा विरोध करती है। यदि कोई लेता है तो 10 गुना अर्थदंड लिया जाएगा, तो ये गलत है। प्रवेश के लिए कोई दान शुल्क या स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी, सही बात है। केवल आर्थिक रूप से सक्षम बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, नहीं, सभी बच्चों को, सभी बच्चों के लिए आरटी 2009 के तहत गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन फ्री है। आर्थिक तो केवल निजी स्कूलों में। प्रवेश केवल बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार, नहीं, कोई परिणाम की जरूरत नहीं है, आयु के आधार पर दिया जाएगा। तो ये चारों बिंदु समझा करो, ठीक है ना, तो समझ बन जाती है। तो आयु या प्रवेश स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, ये सब सही है। उसके बाद देखना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का असत्य कथन कौन सा है? इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़ना, अजमेर में की गई, सही है। मुदालिर शिक्षा आयोग की सिफारिश पे पूरे देश भर में माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किए गए थे 1952। लक्ष्मण स्वामी मुदालिर इसके अध्यक्ष थे। यह केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थापित किया गया, सही है, स्पेशली माध्यमिक शिक्षा के लिए। इसकी स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के अनुसार की गई, ये भी सही है। तो फिर गलत कौन सा हुआ भाई? चारों ही सही लग रहे हैं। ऐसे प्रश्नों में आप माइनर मिस्टेक करके आते हो। और हमेशा याद रखना, केवल पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे जो माइनर मिस्टेक होती है ना, वो नहीं बंद हो जाती है। अब इस प्रश्न को आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में समझ बन जाएगी, और यार ये भी हो सकता है क्या। इसकी स्थापना अजमेर में नहीं की गई। जब स्थापना की गई थी तो कहां की गई थी? जयपुर में की गई थी, याद रखना। 1961 में इसको सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे अजमेर ले जाया गया था, जहां 1973 में इसने स्पेशली वर्क कार्य करना शुरू किया। तो स्थापना जो हुई थी वो कहां हुई थी? जयपुर में हुई थी, याद रखना, इस अधिनियम के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु हो गया। ये माइनर मिस्टेक है, बट आप इनको इंप्रूव करना है, तो ए ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरा पढ़ के जाना। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना, कई बार आ गया प्रश्न, अपन ने कई बार चर्चा कर ली इसकी। तो माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना एकदम सही है। ये तो 12वीं तक की परीक्षाएं जो है बच्चे घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कर पाए, जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते। तो माध्यमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण इसका उद्देश्य है। सर्व सुलभता और सहजता, घर बैठे कहीं भी काम करते हुए भी शिक्षा प्राप्त कर पाए, ठीक है। सभी तक, सभी के लिए शिक्षा, इसका नारा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ये तो पॉजिटिव आंसर है। इन पे गिनती के प्रश्न बनते हैं माध्यमिक इस पे, ओपन पे और जो टेक्स्ट बोर्ड है उस पे। आरएससीआरटी उदयपुर के संबंध में असत्य कथन कौन सा? देखिए, उदयपुर में कुल 6 विभाग हैं, एकदम सही है, याद करके जाना 6 के 6 का। आरएससीटी का पुनर्गठन 14 अगस्त 2018 को मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पे किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आरएससीआरटी हो गया। आरएससीआरटी शिक्षक शिक्षा की नोडल एजेंसी है, एकदम सही है। जितने भी शिक्षक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं अपने, उन सब की नोडल एजेंसी जो है वो यही है, और अकादमिक एजेंसी भी यही है, एकेडमिक हेड भी। आरएससीआरटी की शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा होता है, गलत है। शिक्षा मंत्री होते हैं। कौन होते हैं इसके? शिक्षा मंत्री। अब ये कॉमन सी बिंदु है, लेकिन इसमें भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। क्या? शिक्षा मंत्री होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही। तो आरएससीआरटी पूरा पढ़ के जाना। हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के तत्वों में समान तत्व कौन से हैं? अब ये समझना है। हेनरी फ्योल ने क्या दिया था, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर लूथर गुलिक का क्या है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जब तुलना करोगे, इसमें भी पीओ है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन है, तो समानता कौन सी हो गई बताओ? नियोजन नियंत्रण नहीं, नियोजन तो सब में मिलेगा, बट नियोजन और संगठन ये दोनों में मिलता है, ठीक है, बाकी सेम नहीं मिलेंगे। तो नियोजन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों के सिद्धांतों में क्या कॉमन है? तो ऐसा प्रश्न मतलब इसे कंपेरेटिव प्रश्न, यार दोनों का मुझे लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल और उर्विक और आपका टेलर, ये चार ही तो पढ़ के जाना है आपको। तो इट्स सी ऑप्शन।
अंतिम प्रश्न है मैनेजमेंट का, दीक्षा पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? ये ऐसे प्रश्न भी इसलिए क्योंकि कुछ प्रश्न इजी होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, तो दोनों का संगम बनाता हूं हमेशा। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। राजस्थान में इसका संशोधित रूप दीक्षा राइज है। और इसको पूरी डिटेल में पढ़ के जाना। इसका जो वेबसाइट से पिछली बार प्रश्न आया था, बहुत बढ़िया प्रश्न आया था। इसको ऑफलाइन डाउनलोड किया जा सकता है, QR स्कैन करके आप कहीं भी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। टीचर, अभिभावक, बच्चे सबके लिए बड़ा उपयोगी है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। ये 15% थे। एक आइडिया लेना, क्योंकि समय में ज्यादा नहीं ले रहा, इसलिए बहुत संक्षिप्त मैंने व्याख्या की है, ताकि आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब नहीं हो। इसके जो ICT और पेडागोजी के 20% है, वो भी मैं कल करवा दूंगा। तो अपन कोशिश करेंगे कि महीने भर में 10-15 क्लास ऐसी लेके मैं लगभग चीजें आपको क्लियर करवा दूं। थैंक यू वेरी मच।